Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss 21st June 2019 पेपर फर्स्ट. तो ये हमारा पार्ट सेकंड है. पार्ट फर्स्ट के अंदर हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 21 जून 2019 के पेपर के. तो गाइज यदि आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. इसके अंदर हम आंसर के साथ हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट क्या है हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, और हम सीखेंगे कि हमें कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और कैसे कैसे आंसर्स हमें जो टाइम सेविंग के साथ सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखिएगा. ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सीरियसली, बिकॉज इससे ही आपको एक आइडिया लगेगा कि जो क्यूजीसी का जो पैटर्न है वो कितना चेंज हो चुका है क्वेश्चन पूछने का. तो ये जो पर्टिकुलर 1-2 ईयर के जो क्वेश्चन है वो ही आपको आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न आने लग गए हैं. तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ज्ञान दर्शन जो चैनल है वो इग्नू ने लॉन्च किया था, वो क्या रेफर करता है? ऑप्शन ए इज सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल, ऑप्शन बी इज एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, ऑप्शन सी इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क एंड ऑप्शन डी है ऑनलाइन कोर्सेज. तो हम देखते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ज्ञान दर्शन आखिर है क्या. देखिए गाइस, ज्ञान दर्शन इज ए सेट ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स दैट रिलीज प्रोग्राम्स फॉर वेरियस दूरदर्शन केंद्रास यूजिंग सैटेलाइट ट्रांसमिशन इन डिफरेंट लैंग्वेज. ज्ञान दर्शन क्या एक एजुकेशनल टीवी चैनल है जो बहुत सारे सैटेलाइट्स का यूज करके एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उस चैनल पे, जिससे कि स्टूडेंट्स को क्या है, बहुत सारी जो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, डिफरेंट उनकी लैंग्वेज है, या फिर इसके पीछे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी बच्चे रूरल एरियाज के हैं जो जा नहीं सकते कहीं बाहर रेगुलर क्लासेज अटेंड करने, उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सके. फिर हम देखते हैं कि ज्ञान दर्शन को लॉन्च किसने किया था. तो ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्रसार भारती और इग्नू के साथ जॉइंटली. कब लॉन्च किया था? 26 जनवरी 2000 को. तो ये जो ज्ञान दर्शन का, ये भी ध्यान रखिएगा कि ज्ञान दर्शन किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इग्नू और प्रसार भारती के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है 26 जनवरी 2000 को. और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके पास है? इग्नू की. तो इग्नू की फुल फॉर्म आई होप आप सब जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल. तो हम देखा है कि हमने पढ़ा है कि ज्ञान दर्शन क्या है, एक एजुकेशनल टीवी चैनल है जो बहुत सारे सैटेलाइट्स का यूज करके डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल. देन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A geothermal reserve has stored best of 5 multiply power 19 joule if overall efficiency of a geothermal power plant based on this reserve is 0.04. how much power can be produced by the plant in 1 year. हमें पावर गिवन है, स्टोर्ड कैपेसिटी गिवन है, जूल के अंदर हमें गिवन है, और हमसे आंसर पूछा गया है कि पावर के अंदर आपको आंसर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन बोल रहा है कि जियोथर्मल का जो रिजर्व है उसने कैपेसिटी स्टोर है, पर्टिकुलर ये अमाउंट आपको गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 19 जूल. देन आपको ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है कि जो प्लांट है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? 0.04. और हमें उसको पर्टिकुलर 1 ईयर का कैलकुलेट करके बताना है इन टर्म्स ऑफ पावर. तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसे कैसे सॉल्व करना है. थोड़ा साइंस बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, बट यूजीसी आजकल जो क्वेश्चन पूछती है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे होते हैं, तो हमें आना चाहिए. देखते हैं क्या. तो हमें स्टैंडर्ड एनर्जी गिवन है 5 मल्टीप्लाई पावर 19 जूल एंड एफिशिएंसी भी गिवन है हमें 0.04. तो हमारी इनपुट पावर कितनी हो जाएगी? इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमारी एनर्जी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 19. देन हमारे पास टाइम है, तो हमें 1 ईयर का दे रखा है. यदि हमें 6 मंथ का दिया हुआ होता तो हम उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते. तो हमें 1 ईयर का दिया हुआ है, तो हमें 365 हमारे डेज है, 24 जो है हमारे पर डे के, और हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमने वो लिया है. और जो 3600 है 3600 ये क्या है? हमारी सेकंड है. ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट, तो हमारी एफिशिएंसी भी हमें गिवन है. देन हमें क्या करनी है? आउटपुट पावर कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आप आउटपुट पावर बताइए कि 1 साल के अंदर इसकी आउटपुट पावर कितनी होगी. तो हम क्या करेंगे?
एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो हम आउटपुट पावर को x अज्यूम करेंगे और इनपुट पावर हमें ऑलरेडी गिवन है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो हम उसका आंसर क्या आएगा 63.41 गीगावाट। क्योंकि जब हम इसको जो प्रॉपर हम इसको देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आपको जूल के अंदर एनर्जी गिवन है, आपको इसको पावर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना। और ये जो टर्म्स लगी हुई हैं गीगावाट, जूल, तो यदि आपको ऑलरेडी आप ये जो क्वेश्चन करते टाइम स्टूडेंट्स कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे आंसर है तो यहाँ पे यदि जे लिखा हुआ हो, पता लगे आपके पास एक ऑप्शन गिवन हो 63.41 जूल, आपने जल्दीबाजी में सपोज कीजिए आपका आंसर निकल गया 63.41 जूल एंड एक ऑप्शन गिवन है आपको 63.41 गीगावाट। तो प्लीज गाइस जो ये जो यूनिट्स हैं पर्टिकुलर जूल पावर, इनकी भी साथ में ध्यान रखिएगा आंसर टिक करते टाइम। तो जो ये आंसर होगा हमारा क्या होगा 63.41 गीगावाट। तो हम इसको, और यदि आप एक नॉन साइंस स्टूडेंट और आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो आप इसको एक सिंपली बेस से भी कर सकते हैं कि 5 जो हमारी जो स्टोर्ड कैपेसिटी है ये 5 × 10 पावर 19 जूल, इसको हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे हम उसका 24 हमारे डेज हैं, सॉरी डेज नहीं और है घंटे हैं, 36 तो हमारी सेकंड है और 365 हमारे डेज हैं और 1000 हमें उसको जो जूल है उसको उसके अंदर कन्वर्ट करना है पावर के अंदर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 × 10 पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 63.41 गीगावाट आपका आंसर आ जाएगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन डिजाइन इज ए पार्ट ऑफ स्वम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो स्वम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यूजीसी इससे बहुत ऑलमोस्ट जब से लॉन्च हुआ है तो हर अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड कोई ना कोई कैसे न कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज गाइज आप स्वयं के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखिएगा, क्योंकि तो कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन हमारा सेक्शन है उसके अंदर जो करंट अफेयर्स हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सा न्यू पोर्टल लॉन्च किया है, कौन से पोर्टल की क्या कैसी मतलब जो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो कैसी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्वयं क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो क्या है ये भी ध्यान रखना है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग। देखिए एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स, तो इसकी फुल फॉर्म प्लीज याद रखिएगा, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसको क्यों लॉन्च किया था, इसके 3 मेन प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ये ऑल्सो ये जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, फर्स्ट है एसेस, देन है इक्विटी और देन है क्वालिटी। एसेस का एक्सेस का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो सभी बच्चे इस कोर्स को जो हमने लॉन्च किया है जिस स्वयं पोर्टल के थ्रू उसको एक्सेस कर पाए, मतलब इसके अंदर कोई मनी की बाउंडेशन या फिर ऐसा कुछ बाउंडेशन ना हो कि पर्टिकुलर वो ही स्टूडेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। सभी बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सभी इसको एक्सेस कर पाए। देन इक्विटी, सभी को समानता मिल सके, और क्वालिटी भी हो साथ में हमारे जो भी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे मतलब टीचर्स पढ़ाएं जिससे कि बच्चों की जो क्वालिटी लर्निंग है वो हो सके। देन क्या है, कोर्स कौन होस्ट करता है, इसके जो 4 क्या है क्वाड्रेंट्स है, मतलब इसके जो मेन फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, मतलब इस कोर के 4 कंपोनेंट्स जिसे हम बोल सकते हैं भाग हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट क्या है, स्वयं क्या कराता है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता है। देन क्या है, सेकंड क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड, ये जो मटेरियल है वो आप पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे कि कहीं हम ऑनलाइन भी कोर्स परचेज कर लेते हैं पर वहाँ बाउंडेशन होती है कि आप इसे प्रिंट नहीं करा सकते या फिर आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, जबकि स्वयं के पोर्टल में क्या है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेक्चर जो होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं और उसको आप साथ में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देन आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं खुद का, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेगुलर टेस्ट और क्विज क्या है कंडक्ट कराई जाती है। देन क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म होता है, फॉरम है जहाँ पे आप अपने डाउट्स भी आप साथ में क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए 4 कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट क्या है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता है। देन क्या है, रीडिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड कराता है। देन क्या है, असेसमेंट है आपके पास कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं खुद का। और लास्ट क्या है हमारा कि एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम है भी प्रोवाइड कराता है स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म भी याद हो गई होगी आई होप सो आपको, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। और इसके जो 3 प्रिंसिपल है वो क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से स्वयं है वो किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो उसके कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट हमारा बोल रहा है ई ट्यूटोरियल, सेकंड है ई कंटेंट, थर्ड है असेसमेंट एंड फोर्थ है डिस्कशन फोरम एंड फिफ्थ है क्लासरूम टीचिंग। तो देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे जो
स्वयं है। उसकी जो फर्स्ट कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि उसके भाग के अंदर हमने क्या देखा था, वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमें जो पढ़ाई कराई जा रही है वो क्या एक तरीके से वीडियो लेक्चर, जैसे हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो सबका वीडियो लेक्चर या ई लर्निंग हम जिसे बोल सकते हैं। तो उसे वो क्या है, ई ट्यूटोरियल को हम क्या बोल सकते हैं, वीडियो लेक्चर। देन है ई कंटेंट, मतलब कि जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्या है, ई कंटेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ई कंटेंट। देन असेसमेंट आपको प्रोवाइड कराता है, हम वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं या फिर रेगुलर आपके क्विज टेस्ट ये सब होते हैं। फिर क्या है, डिस्कशन फोरम भी आपको साथ में प्रोवाइड कराते हैं, साथ में आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं आपके डाउट्स। फिर क्या है, क्लासरूम टीचिंग। देखिए क्लासरूम टीचिंग की फैसिलिटियां अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ये तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, वहाँ पर्टिकुलर क्लास का एक फॉर्मेट नहीं होता या कोई टीचर आके आपको, आप कहीं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करने जाते। तो इसके हमारे ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर 4, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में चारों ऑप्शन गिवन है। तो हमारे जब हम ऑप्शन सी देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर पावर फ्रॉम रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द ईयर 2022 इज। देखिए ये जो हम गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट फिक्स कर रखे हैं कि इतनी रिन्यूएबल एनर्जी हमें पर्टिकुलर इस ईयर के अंदर प्रोड्यूस करनी है या फिर उसका इंस्टॉलेशन करना है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के थ्रू, सोलर एनर्जी के अंदर कितनी जो अपनी जो टारगेट है वो सेट किए हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग ऑफ 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर। तो गवर्नमेंट ने टोटल कितनी एनर्जी सेट करी हुई है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर। ध्यान रखिएगा कौन से सोर्सेज की बात है, रिन्यूएबल सोर्सेज, जो नवीनीकरणीय जो सोर्सेज है उसके अंदर ये क्या करी हुई है, सेट करा हुआ है। उसके अंदर से पर्टिकुलर 100 गीगावाट किसका है, सोलर का, 60 किसका है आपके विंड का, 10 किसका है बायो पावर का एंड 5 गीगावाट किसका है हाइड्रो पावर का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कि सोलर का गवर्नमेंट ने कितना सेट किया हुआ है इंस्टॉलेशन रूफटॉप का, जो उसे 2022 तक उसे कंप्लीट करना है, या जो कोई पर्टिकुलर उन्होंने टारगेट सेट किया वो कितना किया है, 100 गीगावाट का। तो गाइस देखिए जो 100 गीगावाट अभी पूछा गया है, तो होप सो आपसे क्या पता ऐसे पूछ लिया जाए इस टाइम में कि पर्टिकुलर टोटल कितना सेट किया गया है। तो टोटल का आप याद रखिएगा, टोटल रिन्यूएबल सोर्सेज का सेट किया है 175 गीगावाट। तो जो करंट अफेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, कोई टारगेट सेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीपल एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सोलर में कितना सेट किया, 100, और जो भी ये विंड और ये बायोमास है इनके भी आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इनमें से कौन सा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा एक तरीके से यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं बायोमास, एयर, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, हम सभी सोर्सेज कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी सबसे जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि तो सबसे कर सकते हैं हम क्या, लेकिन आपको क्या है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा गिवन ऑप्शंस, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है 4 ऑप्शंस, इनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पर्टिकुलर अभी किससे प्रोड्यूस करते हैं हम, या कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एयर। एक बार हम और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए विंड इज द सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज द ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। देखिए जो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हाइड्रो पावर यूज किया जाता है, देन विंड और देन सोलर। तो जो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, एयर। मतलब पवन जो ऊर्जा है, जो हवा जो ऊर्जा है, पवनीय ऊर्जा है, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। और अदरवाइज जो फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल मिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर देयर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भारत सरकार है उन्होंने कितने मिशन बना रखे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो हमें बहुत ही सिंपल है, आपसे ओनली नंबर पूछा गया है मिशन का। तो ये जो मिशन का नंबर है वो क्या होगा, 8 मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज को लेके। ये जो क्लाइमेट चेंज नेशनल मिशन है वो हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर पीपल एंड डेवलपमेंट के सेक्शन पे बहुत डीपली
एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा। एक बार हम यहाँ पे इसे और डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वाज लॉन्च्ड इन 2008 बाय प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो प्लान है नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वो लॉन्च किया गया था 2008 में। ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या पता है जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर आपसे ईयर पूछ लिया जाए कि कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। कितने प्लान लॉन्च किए गए थे? 8 प्लान लाए गए थे। तो इसका एम क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता या अवेयरनेस लाना, पब्लिक के अंदर जो डिफरेंट जो हमारी जो पब्लिक जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या साइंटिस्ट हैं या हमारी इंडस्ट्री है उनके अंदर भी, साथ में जो हमारी और भी जो इंडस्ट्री है उनके अंदर क्या लाना है? जागरूकता लाना है कि आपका क्लाइमेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट चेंज को लेके कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए आपको जो कि एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे 8 प्लान जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए गए थे हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? नेशनल सोलर मिशन, देन नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देन ए नेशनल वाटर मिशन, देन ए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देन नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो 8 मिशन है वो किस प्लान के अंदर लॉन्च किए गए थे? नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर 1 प्लान के अंदर हमारे 8 प्लान क्या है, सब प्लान क्या है, लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल है क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, आंसर आपको पता लगी गया है 8 प्लान। और यदि आप ये प्लान के नेम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कई बार हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दिए जाएं और उसके अंदर से एक कोई भी प्लान जो अभी तक लॉन्च नहीं किया हो गया और 4 प्लान लॉन्च किए हो गए हो, उसके अंदर से आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द प्लान ऑफ नेशनल एक्शन क्लाइमेट चेंज। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो सेम रहता है। स्वयं आप देखेंगे कि पहले भी आया हुआ है स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन से रिलेटेड भी आया, लेकिन जो उसके जो टॉपिक सेम है आपका, कहीं सिलेबस से बाहर तो कहीं जाना नहीं, लेकिन क्या है उसका जो कंटेंट है या जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम है। तो प्लीज आप कंसेप्ट पे फोकस करिए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आंसर के साथ आपको कंसेप्ट भी बता सके। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायरस टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज। एक वायरस का नाम पूछा है हमने, या वायरस पूछा है हमसे कि जो हमारे बिना किसी यूजर के इंस्ट्रक्शन के हमने कुछ भी किसी को डाटा सेंड नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, वो अपने आप ही किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेंड हो रहा है, तो वो वायरस का नाम क्या है? ऐसा कौन सा वायरस है? फिर देखते हैं ऑप्शंस गिवन है हमें, वॉर, देन ए ट्रोजन, देन ए की लॉकिंग और देन ए बूट सेक्टर वायरस। तो देखिए इसका आंसर होगा वॉर्म। तो इसका आंसर देखते हैं, वॉर्म इसका आंसर है। बाकी भी ये सब ये जो पॉइंट है सबसे पहले हम देखते हैं एक बार इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या है, वॉर्म है क्या। तो एक कंप्यूटर वॉर्म क्या है? एक टाइप का मॉलवेयर या फिर हम बोल सकते हैं वायरस है जो कि कॉपी हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, और ये क्या है? बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, ह्यूमन ने कोई डाटा ट्रांसफर नहीं किया, वो अपने आप ही जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। और ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो चोरी हो जाता है, उससे साइबर क्राइम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो वॉर्म्स है वो मॉडिफाई कर देते हैं, आपकी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के बेसिस पे। और ये जो देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं, Worms can modify and delete files. They can even inject additional malicious software onto a computer. Sometimes a computer worm's purpose is only to make copies of itself over and over. तो कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इसीलिए जो हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो साइबर क्राइम है, जो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे न्यू पोर्टल्स लॉन्च कर रही है साइबर क्राइम से बचने के लिए। अभी रिसेंटली हमने देखा था, करंट में था कि जूम ऐप सेफ नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस पब्लिश करी। तो गाइस आप भी सब ये जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं तो आप ध्यान रखा करिए आपके जो फोन है उसके अंदर कोई वायरस ना आए और ये सब। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉर्म। तो ये वॉर्म क्या होता है कि जिससे क्या है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के भी क्या है आपका जो कंप्यूटर है वो आपका जो डाटा है किसी और को ट्रांसफर कर देता है। देन देखते हैं Which of the following materials is used in solar cell fabrication? जो solar cell fabrication होता है, हमारी सोलर ऊर्जा का जो सेल होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? हमसे पूछा है वाइडली यूज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा
टर्म गिवन है आपको वाइडली यूज, तो वाइडली यूज दैट मीन्स आपको सबसे ज्यादा जो इनमें से जो गिवन है मटेरियल उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो ऑप्शन गिवन है न्यूबिडियम, देन है सिलिकॉन, देन है निकल, देन है क्रोमियम। तो सबसे ज्यादा जो सोलर सिस्टम के अंदर जो सोलर सेल फैब्रिकेशन है, सौर ऊर्जा के जो भी प्लांट है फैब्रिकेशन, तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है हमारा सिलिकॉन। एक बार सिलिकॉन का और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल, जो सोलर सेल है, सोलर ऊर्जा की जो सेल है, वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारी जो सूर्य की जो किरणें हैं उसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में या बिजली के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है, जो कि और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल फॉर सोलर सेल, ध्यान रखिएगा सिलिकॉन एक मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होता है सोलर सेल्स के अंदर, सौर जो ऊर्जा के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। ए नंबर ऑफ अर्लीस्ट फोटोवोल्टिक डिवाइस हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सिलिकॉन एज द सोलर सेल मटेरियल एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल फॉर सोलर सेल्स टुडे। तो ये जो मटेरियल है वो सोलर सेल्स के लिए बहुत, जो अभी जो सबसे ज्यादा वो किससे यूज किया जाता है, सिलिकॉन को। और क्यों सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अबंडेंट में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इजीली मिल जाता है। और जो सोलर सेल, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है बहुत फोकस कर रही है सौर ऊर्जा के ऊपर, और तो सौर ऊर्जा जैसे जैसे ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है वैसे सिलिकॉन और इन सब का भी यूज बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सबसे ज्यादा किसका यूज, तो ये जो क्वेश्चन पूछने का भी वे है उनका, कहीं ना कहीं हमने देखा था पहले भी हमारा जो क्वेश्चन आया था वो किससे रिलेटेड आया था, सोलर से रिलेटेड था, कि हमने सोलर के अंदर कितना जो आपको टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट के अंदर वापस सोलर के ऊपर है, तो आप फोकस करिएगा जो करंट के अंदर जो चल रहा है, और सौर ऊर्जा को स्पेशली आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। तो इसका ये जो सोलर सेल फैब्रिकेशन है उसके अंदर जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है, सिलिकॉन। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आप सभी जानते हैं रैम, आप एज आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाँ ठीक है पर्टिकुलर मोबाइल फोन की रैम कितनी है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम देखते हैं ऑप्शंस गिवन है हमें। ऑप्शन ए है रैम इज नॉन वोलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। हम देखिए बोल रहा है कि रैम वोलेटाइल नहीं है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट नहीं करती है कंप्यूटर सिस्टम को। तो हम इसको ऑब्वियसली बात है, देखिए स्टेटमेंट यही गलत हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि रैम एक वोलेटाइल है और वोलेटाइल के साथ साथ वो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट भी करती है, बिकॉज हम जब भी फोन लेते हैं हम देखते हैं कि क्योंकि उसकी जो फोन की प्रोसेसिंग है, आपकी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो रैम के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना फास्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। देन देखते हैं रैम इज नॉन वोलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो रैम क्या है, ये भी यहीं से ऑप्शन गलत हो जाएगा कि रैम एक नॉन वोलेटाइल है, जबकि रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। देन देखते हैं रैम इज वोलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर कैन नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। देखिए जबकि हमने क्या देखा था कि रैम की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है हमारे कंप्यूटर को, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन देखते हैं रैम इज वोलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। हम क्या देखते हैं कि रैम वोलेटाइल भी और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो गाइस एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि रैम क्या है, कितने टाइप की होती है और कैसे वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है। Okay guys, देखते हैं। RAM stands for random access memory. The user can write and read data from the RAM. It is a part of the main memory. देखिए RAM एक मेन मेमोरी का पार्ट है। जो रैम रोम के क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हमारा कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो जो हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरीज होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। हम जो हमारे जो अदर मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी वो उसका नॉन वॉलेटाइल का जो एग्जांपल है। देन देखते हैं वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के साथ चलती है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जब तक रहता है तब तक हमारा डाटा स्टोर रहता है। जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है तो आपका डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। देन इसका रैम कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। जो फुल फॉर्म है रैम की जो 2 टाइप की, एस रैम एंड डी रैम, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईसीटी के अंदर जो ये जो फुल फॉर्म्स हैं वो बहुत बार पूछी जाती है। तो एस रैम 2 तरह की रैम होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक एक्सेस मेमोरी। तो हमारा आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसको आप एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी से फटाफट कर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए हमें पहले ही ऑप्शन में बोल रहा है नॉन वॉलेटाइल है, तो ऑब्वियसली बात है आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब रैम वॉलेटाइल है। ऑप्शन बी भी बोल रहा है आपको नॉन वॉलेटाइल है। देन ऑप्शन सी एंड डी के अंदर हम देखेंगे रैम इज वॉलेटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम कैन नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन सी भी आपको वही रॉन्ग हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देन देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन,
You need to use automatic calculation in preparing a budget. Which software application should be used? जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं, बजट आप गवर्नमेंट से लेके इवन एक छोटी बिजनेस एंटिटी या कोई भी हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी अपना एक पर्टिकुलर बजट प्रिपेयर करते हैं, उस ईयर के अंदर हमें ये खर्च करना है या न्यू इक्विपमेंट ये लाना है, तो वो कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू वही कितना बड़ा जो गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े बजट्स बनाती है, कोई एंटिटी या फॉर्म बनाती है, तो कौन सा एक सा सॉफ्टवेयर है वो जिसे यूज करते हैं। देन देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट होता है उसको एक वो पर्टिकुलर यूज किया जाता है किसके लिए? डाटा स्टोर करने के लिए टेबुलर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है आपको एक अकाउंटिंग वर्कशीट गिवन होती है, बिकॉज डाटा जो हमारा बजट है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पार्ट है। तो जो स्प्रेडशीट क्या है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको क्या गिवन है? टेबुलर फॉर्म के अंदर पूरा आपको कंप्यूटराइज्ड एनालॉग्स गिवन होते हैं जो कि अकाउंटिंग वर्कशीट के ऊपर बेस होते हैं। और इसके जो मोस्ट कॉमन यूज है वो क्या क्या है, इससे हम देखिए जो यूज है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 यूज क्या क्या दे रखे हैं? 3 मोस्ट कॉमन जनरल यूजेस फॉर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर टू क्रिएट बजट्स, प्रोड्यूस ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड फॉर स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग डाटा विद इन बिजनेस स्प्रेडशीट। तो देखिए जो और ये साथ में और भी किस किस के लिए यूज किया जाता है? फॉरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, कैलकुलेटिंग टैक्स एंड कंप्लीटिंग बेसिक्स। तो ये जो इसके जो 3 यूजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके यूजेस बताओ क्या क्या हैं, तो इसके यूज देखते हैं। फर्स्ट है बजट जो क्रिएट करते हैं, बजट बनाते हैं, हम कोई ग्राफ या चार्ट बना रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी को लेके ग्राफ बनते हैं, हमारे जो रेटिंग्स देते हैं या रेपो रेट और ये सब देते हैं, तो जो पर्टिकुलर ग्राफ बनते हैं हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए भी यूज किया जाता है। और साथ में कोई भी डाटा को सॉर्ट या स्टोर करना है इन टेबुलर फॉर्म, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? स्प्रेडशीट को यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये कौन सा जो हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेते हैं बजट बनाते टाइम, वैसा सॉफ्टवेयर क्या है? स्प्रेडशीट। प्रेजेंटेशन आप जानती हैं पावर पॉइंट होता है जिसके आपको थ्रू आपको अपन प्रेजेंट करते हैं। देन वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड और NCS ये सब होता है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर ये अलग टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज गाइस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी यदि आपको डाउट या क्वेरी और आपका कोई सजेशन है, आपको यदि हमारी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चन क्वेरी, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन वाला वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। और PDF के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।